हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज हम लोग लाइट चैप्टर पे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्लाइड पे और वहीं डिटेल में बात करते हैं कि कैसे हम लोग करने वाले हैं, किस तरीके से ये लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को 50 के आसपास क्वेश्चंस करवाऊंगा लाइट चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम लोगों का टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। उसके बाद हमारा प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और फिर उसके बाद आता है आपका मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। क्योंकि लाइट चैप्टर एक लंबा चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आधे का लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस इस पे करा दिया जाए, और फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन, और उसके बाद आपके लेंसेस आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे एक अलग वीडियो आएगा, उस पे फिर 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। वो मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो फिर ये जब आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर रिफ्लेक्शन, मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स अगर आपको इस पर अच्छा कमांड हो जाता है ना, तो फिर ये पढ़ने में भी आसानी होगी, रिफ्रैक्शन और लेंसेस, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस करने में भी आसानी होगी। तो इसीलिए मेरा पहले ये मकसद है कि आप लोग इतने टॉपिक्स पर पूरा अपना कमांड कर लें। इसकी पूरी वीडियो यूट्यूब पे डली गई है, आप लोग वहां से नोट्स बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग इस 50 सवाल को करने के बाद आप लोग पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाएंगे इतने टॉपिक में। उसके बाद फिर हम लोग रिफ्रैक्शन और लेंसेस के ऊपर नोट्स बनाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एसर्शन रीजन टाइप, केस बेस्ड स्टडी टाइप भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी सिर्फ मैंने प्योर 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस ही सिलेक्ट किए हैं, और सिर्फ उसी को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो हमेशा की तरीके ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपके पास स्लाइड आए, आप सबसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए। वीडियो को रोक के आप पहले खुद से सवाल को सॉल्व कीजिए, अपना आंसर दिमाग में रखिए, फिर जब मैं डिस्कस करूं तो वेरीफाई कीजिए। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, यहां से ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके नोट्स में नहीं है, तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशन, या नेवर। तो ये काम हमेशा होता है। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे ऐसे डिफ्यूज्ड सरफेस हो। ठीक है ना, डिफ्यूज सरफेस पर भी मैंने समझाया था, या कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ये लॉ, हमेशा ये वैलिड होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ऑलवेज। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। जो इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल है, ध्यान दीजिएगा सवाल पे, कई बार बच्चे इस चीज को गलती करते हैं। मैंने जो सारे क्वेश्चंस रखे हैं ना, वो हर एक टॉपिक से रखे हैं, हर एक टॉपिक से, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है मैंने। देखिए, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा और ये इसका इंसिडेंट रे निकल जाएगा। तो कह रहा है कि टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो अब ये चूंकि 30 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड 60 प्लस 60 120। क्लियर? A ray of light is incident on a plane mirror, making an angle of 90 degree with the mirror surface. लैंग्वेज, बहुत ध्यान से लैंग्वेज देखना है।
सबसे ज्यादा बच्चे दिक्कत करते हैं लैंग्वेज पढ़ने में। बाद में कहते हैं सर सवाल तो मैंने ठीक से पढ़ा ही नहीं। अरे तो क्यों नहीं पढ़े, वहां किस बात की जल्दीबाजी थी? A ray of light is incident on a plane mirror making an angle of 90 डिग्री with the mirror surface। मिरर से 90 डिग्री पर एक लाइट आकर गिर रही है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे। यानी कि यहीं इसका नॉर्मल भी हो जाएगा और यहीं इसका रिफ्लेक्टेड रे भी हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर जब रे गिरता है तो उसी पे वापस चला आता है। तो यानी कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे कितना बना? 0। जो एंगल आई होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, और एंगल आर जो होता है ये एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का। तो नॉर्मल भी इसी पे है, इंसिडेंट रे भी इसी पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पे है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो या एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलो, सब 0 डिग्री होगा। क्लियर? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है इसके द्वारा इमेज हमेशा पीछे की तरफ बनता है। ये बात आप लोग जानते हो, किसके द्वारा इमेज जो बनता है हमेशा पीछे की तरफ बनता है। तो यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बने तो उसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं। तो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। The image formed by a plane mirror is virtual behind the mirror और enlarged नहीं, enlarged नहीं बनता, सेम साइज का बनता है। वर्चुअल बनता है यानी कि बिहाइंड द मिरर बनता है और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनता है। ये इसका बी ऑप्शन सही है। बाकी रियल तो बनता ही नहीं है। रियल का मतलब है मिरर के सामने बनना, तो प्लेन मिरर के सामने तो इमेज बनता नहीं है, प्लेन मिरर के पीछे इमेज बनता है। वर्चुअल मिरर के पीछे, और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा। तो इसका 5 का आंसर हो गया बी। ये बेहतरीन सवाल। द टाइम इन वॉल क्लॉक इज 9:30। चलो भैया, ये आपका वॉल क्लॉक है, ये हो गया 12। अच्छा अंदर लिख देता हूं मैं, ये 3, ये 6, ये 9। कह रहा है कि इसमें 9:30 हो रहा है। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4, ये 5, 7, 8, 10, 11। कितना टाइम बता रहा है? 9:30। तो 9:30 का मतलब हुआ मिनट वाली सुई तो यहां होगी और घंटे वाली सुई जो होगी वो 9 और 10 के बीच में होगी। बात सही है ना? और सेकंड वाली सुई 12 पे होगी। इसको नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। ये आपकी मिनट वाली सुई जो है सो 6 पे रहेगी। ओके, तो कह रहे हैं कि वॉल क्लॉक में टाइम 9:30 हो रहा है। व्हाट इज द टाइम व्हेन वी सी इट इन प्लेन मिरर? जब तुम इसको प्लेन मिरर में देखोगे तब क्या टाइम होगा? उसने नोट करके एक बात लिखा भी है कि क्लॉक इज ऑलवेज क्लॉकवाइज, इट मींस 1 से 12 हमेशा राइट टू लेफ्ट ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा कर लो। प्लेन मिरर में देखो तो इधर का उधर कर लेना, इधर का उधर तो होता है प्लेन मिरर में, लेकिन आपको जब टाइम बताना है तो क्लॉक को हमेशा राइट टू लेफ्ट ही 1 से 12 करना है। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं करने के इस सवाल के। पहला तरीका, इस जो आपको टाइम जो भी दिया जाए, इस टाइम को क्या कीजिए कि एक पेपर पे डार्क डार्क बना लीजिए, खूब डार्क डार्क इसको बना लीजिए और फिर पेपर को पलट दीजिए। इसको क्या कीजिए, ये जो मैंने इमेज यहां पे बनाया है फोटो 9:30 का, इसको क्या कीजिए खूब पेपर पे डार्क बना लीजिए ताकि पीछे इसका इमेज दिखाई दे, ये सुइयां जो हैं ये पीछे दिखाई दे। और क्या कीजिएगा, जब पीछे पलटिएगा तो पीछे आपको ऐसा होगा, ठीक है, और 12 तो यहीं होगा और 6 यहां होगा। जब पीछे आप पलटेंगे तो यहां पे 9 होगा, लेकिन आपको यहां 9 नहीं करना, यहां आपको 3 करना है। पीछे क्लॉकवाइज में ही सारी चीजें लिखनी है, 1 से 12 जो है सो राइट टू लेफ्ट ही लिखना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पीछे जब पलटिएगा तो जहां 9 होगा उसको 3 कीजिएगा, 3 को 9 कीजिएगा और 12 6 अपनी जगह। फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। अब
आपकी सुई जहां होगी उसी सुई को डार्क कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपकी सुई जो होगी वो यहां पे मिनट वाली होगी, सॉरी घंटे वाली यहां पे होगी, और मिनट वाली यहां पे होगी, और सेकंड वाली यहां पे होगी। करके एक बार देखिए जरूर, हम 100% गारंटी है कि यहां पे होगी। तो ये एक मतलब फटाक से करने का तरीका है कि आप क्या कीजिए, पेपर पे डार्क डार्क बना लीजिए, उसको उल्टा कीजिए, 1 से 12 क्लॉकवाइज में लिख लीजिए, और जो सुइया जहां पे है उसी से टाइम मिला लीजिए। वैसे अगर आप यहां पे प्लेन मिरर रखोगे, दूसरा तरीका मैं अब बता रहा हूं, प्लेन मिरर रखोगे तो आप देखो ये ऐसे जा रही है, इधर की तरफ है, तो यानी कि इसका इमेज जो बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा। जो ये अगर ऑब्जेक्ट, हम इसको एक ऑब्जेक्ट माने नीचे की तरफ है, तो उसका इमेज ये नीचे की तरफ बनेगा। ये वाला ऑब्जेक्ट इधर की तरफ ऐसे जा रहा है, तो इसका इमेज जाहिर सी बात है इस तरह, ऐसे इस तरीके के बनेगा। और ये अगर ऑब्जेक्ट माने एक सुई इसको, तो इसका इमेज 100% है कि यहां बनेगा, सेम साइज का बनेगा, जहां पर ऑब्जेक्ट उसी के सामने इमेज। तो ये एक तरीका भी होता है कि अगर क्लॉक सामने रखा है तो उसको देख देख के बना ले, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है पेपर पे डार्क डार्क बना के कर लीजिए। तो यहां पे अब ध्यान से देखिए कितना टाइम हो रहा है, 2:30, यानी कि 6 का ए आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक सवाल फिर मैंने कराया है। द फिगर गिवन अलोंग साइड, यहां पे जो फिगर दिया गया है ये एक क्लॉक का फिगर दिया गया है, और इसमें आप टाइम देख रहे हैं कि 2 इसमें टाइम कितना हो रहा है, 2:35, 2:35 है। कह रहा है कि ये जो है ये इमेज है, प्लेन मिरर पे देखने पर इमेज इतना है, तो वास्तव में क्लॉक में कितना टाइम हो रहा होगा। द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द इमेज ऑफ ए क्लॉक। ठीक है ना, क्लॉक हमारा एक्चुअल में अलग है, और ये जो है ये प्लेन मिरर पे देखने पर इतना है, तो बताइए वास्तव में क्लॉक में कितना टाइम होगा। तो देखो, चाहे प्लेन मिरर में ये टाइम हो या बाहर हमें क्लॉक दिया जाए, प्लेन मिरर में इमेज दिया गया है, तो जो हमारा वास्तव में जो हमारा क्लॉक होगा वो क्या होगा, इसी का एक प्रकार से देखा जाए तो इमेज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमारा था, जो हमारी घड़ी थी, उसी से निकल के तो ये इमेज आई है। यानी कि ऐसे समझो, यहां पे प्लेन मिरर रखा होगा और ये इमेज बना होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट घड़ी जो है हमारा यहां पे होगा। तो आप इसको भी क्या करो, पेपर पे डार्क डार्क बना लो, इसको पेपर पे डार्क डार्क बना लो और पलट लो, और 1 से 12 लिखो, देखना तुम्हें टाइम कितना मिल रहा है। ध्यान से देखना तुम्हें कितना टाइम मिल रहा है। ये भी वैसे ही कर सकते हो, कोई बात नहीं है कि इसने इमेज दे रखा है, इमेज देख रखा है तो हम उस पर डार्क डार्क बनाएंगे, और उधर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेंगे, उल्टे साइड में ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि सुइयां हम मिलाएं, तो देखो इसकी सुई 2 और 3 के बीच में है, तो यानी कि हमारी अब ये वाली सुई जो होगी वो जाहिर सी बात है इधर की तरफ होगी, ठीक है ना। और ये चूंकि 5, तो ये चूंकि सुई यहां पे है, ये 7 पे है, तो यानी कि ये वाली जो मिनट वाली सुई होगी ये जाहिर सी बात है 5 पे होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसको तुम सिर्फ ऑब्जेक्ट मानोगे तो इसका इमेज कुछ ऐसे ही बन के आएगा, इसका इमेज जो है ये कुछ ऐसे बन के आएगा, और अगर इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तो इसका इमेज कुछ ऐसे बन के आएगा, ठीक है ना। ये बात आप लोग जानते हो। तो ये बनाने में अगर आपको दिक्कत हो रही होगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या कीजिए, पेपर पे डार्क डार्क बना लीजिए और उल्टा करके देख लीजिए, बात खत्म, बात वहीं पे खत्म। तो यहां पे कितना टाइम हो रहा है, 9:25, 9:25। तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप भी क्या कीजिएगा, पेपर पे डार्क डार्क बना लीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया है ना उसको, रफ पेपर तो मिलेगा ही, उसको रफ पेपर पे डार्क डार्क बना के और पीछे देख लीजिएगा। एक ये वैरायटी का सवाल देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -2,3। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो -2,3 पर रखा है,
ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 2 3, इधर की तरफ देखा जाए तो ये -1 -2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? -2, 3। एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 3, यानी कि यहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये है आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या करें इस ऑब्जेक्ट का? इस ऑब्जेक्ट का क्या करें? तो कह रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा इफ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट x = 1। यहां पे प्लेन मिरर रखा गया है x = 1 पे। देखिए ये रहा आपका प्लेन मिरर। अब बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज बताओ, वो कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। तो जरा बताइए, प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर इमेज बनता है ना। तो यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? देखिए यहां से यहां तक की दूरी कुल टोटल 2 यूनिट है, -1 और -2, और यहां से यहां तक की दूरी 1 यूनिट है, यानी ये टोटल दूरी 3 यूनिट हो गई। यानी इमेज जो भी बनेगा वो यहां से 3 यूनिट इधर की तरफ बनेगा। यानी कि 1 था ना ये, तो 1 से 3 यूनिट आगे जाओ, 1 2 3 यानी कि 4। और जितनी हाइट है यानी कि y में अगर देखा जाए 3 है तो y में तो वो 3 रहेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर नीचे हो जाएगा, छोटा बड़ा तो बनता नहीं है। तो यानी कि इमेज कितना बन जाएगा? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। ये हो गया आपका इमेज का कोऑर्डिनेट 4, 3। इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बस इसमें यह कंसेप्ट लगाइएगा कि इमेज की दूरी मिरर से उतना ही होगी जितनी दूरी मिरर से ऑब्जेक्ट की है। मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से इक्वल टू द इमेज की दूरी मिरर से बराबर होती है। ये कंसेप्ट लगा देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये एक अलग वैरायटी का सवाल था। 9th नंबर सवाल कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को, अच्छा सवाल है ये। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए बना ही लेते हैं। ये एक प्लेन मिरर है और 20 सेंटीमीटर, यहां पे अगर आपका मिरर है, ऑब्जेक्ट है, तो ये 20 सेंटीमीटर ये आपका ऑब्जेक्ट है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अच्छा, तो इसका इमेज कहां बनेगा? जाहिर सी बात है इसका इमेज जो है यहां पे बनना होगा, ठीक है ना। और ये दूरी भी कितनी रही होगी? 20 सेंटीमीटर, नो डाउट। द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट। देखो इसने लैंग्वेज क्या किया, कहा कि मिरर जो है ये 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ घिसका दो। मतलब अब मिरर यहां पे आ गया, ऑब्जेक्ट अभी यहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो यहीं पे है, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं गया, ऑब्जेक्ट यहीं पे है। मिरर को 2 मीटर हमने ऑब्जेक्ट की तरफ कर दिया, तो अब ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इधर कर दिया। तो अब इसका अब नए वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा? वो भी 18 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ये नया वाला इमेज है, न्यू इमेज, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट तो पहले जहां था वहीं पे रखा है, ये न्यू इमेज है। तो यानी कि अब इमेज जो है सो यहां चला आया, पहले इमेज जो था ये यहां पे था। यानी कि कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर। तो ओरिजिनल और फाइनल, ओरिजिनली इमेज कहां था? पहले यहां पे था। यानी कि अगर देखा जाए तो मिरर से 20 मीटर और ऑब्जेक्ट से 40 मीटर की दूरी पर था। यहां से यहां तक की दूरी टोटल 40 सेंटीमीटर। लेकिन अब यहां से यहां, अब ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी, नए वाले इमेज की दूरी 16 दूनी 36 सेंटीमीटर ही रहा। यानी कि ये दूरी अब 4 सेंटीमीटर आ गई आगे। यानी कि जो पुराना इमेज था, ओरिजिनल इमेज था,
वो 4 सेंटीमीटर आगे आ गया, यानी कि फाइनल इमेज जो बना है अब वो 4 सेंटीमीटर आगे बना। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर घिसकाओगे तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर घिसक जाएगी। एक्चुअल में हम ऑब्जेक्ट को नहीं घिसकाए, हमने मिरर को घिसकाया, तो मिरर को घिसकाने पे ऑब्जेक्ट और मिरर की दूरी में 2 सेंटीमीटर की कमी हो गई, तो इमेज में 4 हो जाएगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हमने घिसकाया नहीं था, मिरर को घिसकाया था। इसीलिए मैंने ये पूरा लेंथ लिख लिख के दिखाया है। अब आपको ध्यान में आ जाएगा ये बात कि न्यू इमेज यहां पे बनेगी और ओरिजिनल पुरानी इमेज यहां पे बनेगी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, द डिस्टेंस बिटवीन पोजिशंस ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज, वो 4 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? देखिए, इस तरीके के सवाल 1-2 जरूर आएंगे। ये थोड़े से अच्छे थिंकिंग लेवल के सवाल हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग के सवाल, लेकिन 2-4 सवाल तो ऐसे पक्का आएंगे। और यही डिफ्रेंशिएट करेगा जो कि एक बच्चा 40 में 40 ला रहा है और एक बच्चा 40 में 30 ला रहा है, 35 ला रहा है। यही इसी तरीके के सवाल डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने थोड़ी अच्छी मेहनत की होगी, जाहिर सी बात है वो इस तरीके के सवाल कर लेगा, तभी तो उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, 2-4 नंबर। देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि 80-85 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। नॉर्मल पढ़ाई करोगे 80-85% आ जाएंगे। बड़ी बात होती है जब 90 से तुम ऊपर बढ़ते हो। 90 से ऊपर बढ़ने के लिए, 1-1% ऊपर बढ़ने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। 90 से 91, 92, 95, 96, यहां 1-1% बढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 80-85 तो एवरेज स्टूडेंट आराम से ला लेते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको करने अगर आ गए तो समझिए कि आप बहुत अच्छा कर लोगे। ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर PQ। एक प्लेन मिरर है, ये रहा P, ये रहा Q। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहा है, यानी कि नॉर्मल से इसकी एंगल जो है वो 30 डिग्री है। स्ट्राइक किया, is reflected from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR placed at right angles to the first mirror। यानी कि दूसरा वाला जो है यहां पर मिरर रखा गया है जिसका नाम है QR। इस मिरर को यहां रखा गया है जिसका नाम है QR, और देखो इसके राइट एंगल में रखा गया है। ओके, तो कह रहा है कि यहां से अब जो रे आई वो यहां पे टकराई, यहां पे टकराई। तो आप मुझे बताइए, उसके आगे इसने कहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर। यहां पे अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, तो जरा ट्रेंगल का नियम लगा दीजिए। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 30 एंगल आई अगर 30 तो इसका एंगल आर भी 30, तो ये 30 तो ये 60 हो गया ना, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री बनता है तो ये 60 हो गया। ये चूंकि 90 है ही, तो यानी कि ये अब 30 हो गया। तो यानी कि अगर यहां पे नॉर्मल हम डालें तो ये 60 हो गया। तो यानी कि इस मिरर के लिए, QR मिरर के लिए इंसिडेंट रे जो है वो 60 डिग्री है। वो कितना है? 60 डिग्री। एंगल आई 60 डिग्री है, तो यानी कि एंगल आर भी कितना होगा इसके लिए? 60 डिग्री। जाहिर सी बात है, बात समझ में आई ना? तो इस तरीके के थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 10 का C हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इन अ कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर, जो कि हमारा कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर होता है कुछ इस टाइप का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट बल्गिंग। एक मिनट, ये कॉनकेव है भाई, कॉन्वेक्स ये है। तो कह रहा है कि इन ए कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर, जो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बल्गिंग आउट। ये जो आउट होता है यहीं से तो रिफ्लेक्शन का काम होता है। और अगर कहे कि बल्गिंग इन, तो कॉनकेव की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। इसका एक और नाम देते हैं, कर्व्ड इनवर्ड कॉनकेव को और कर्व्ड आउटवर्ड कॉन्वेक्स को। तो दो नाम याद रखिएगा। जो कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर होता है, रिफ्लेक्शन बल्गिंग आउट सरफेस या कर्व्ड आउटवर्ड, और कॉनकेव के लिए
बल्गिंग इन सरफेस या कर्व्ड इनवर्ड। क्लियर? डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? मैंने बहुत पहले ये बात पढ़ा रखी है, सभी लोगों को मालूम भी होगा कि कन्वर्जिंग जो होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है कॉनकेव का, और जो डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है कॉन्वेक्स का। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो डाइवर्जिंग इन नेचर होते हैं। आगे चलें। If R is the radius of curvature of a spherical mirror and F is its focal length, R जो है सो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और F इसका फोकल लेंथ है, तो हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F होता है। किसी भी मिरर में देख लो, ये हो गया C, ये हो गया F, तो इसको हम लोग बोलते हैं F और इस दूरी को बोलते हैं R। तो यानी कि 2F इक्वल टू R या F इक्वल टू R/2, ध्यान रखना। ओके। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ इसका आधा 15 सेंटीमीटर। एक दो सवाल मैंने बीच में छोटे छोटे भी रखे हैं ताकि ये वाला टॉपिक भी रिवाइज हो जाए आपका। ये सवाल देखिए, व्हाट इज द करेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी इन प्लेन मिरर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से रखा गया है, ये है आपका प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है। इसका इमेज कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताइए? ऑब्जेक्ट हमने ऐसे है और ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट। तो इमेज कैसे बनेगा? जो बी पॉइंट की दूरी होगी ऑब्जेक्ट से, जितनी दूरी होगी, मान के चलिए x है, तो x दूरी ही तो यहां पे भी होगी, यानी कि बी पॉइंट कुछ ऐसे बना, और ए पॉइंट की दूरी जितनी मिरर से होगी, जैसे y है, तो इसकी दूरी भी तो यहां से उतना ही होगी। बात समझ में आई ना? तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। ये इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कि प्लेन मिरर के सामने अगर हमने लिख रखा है कोई वर्ड जैसे कि RED, तो बताइए इसका इमेज कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगा? ये D जो है ये कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि इसका ये जो कर्व वाला पार्ट है ये इतनी दूरी पर है, तो उसको भी इतनी दूरी पे करो। ये डंडी वाली पार्ट यहां पे आ गई, ई का ये तीनों जो त्रिशूल का निकला हुआ ये 3 पॉइंट हैं, ये अब यहां पे होंगे तीनों पॉइंट, ठीक है, और ये कुछ यहां होगा, और आर वाला ये वाला पार्ट पहले आएगा, क्योंकि मिरर से जितनी दूरी पे जो पॉइंट होगा सबसे पहले उतना ही दूरी पर तो वो पॉइंट आएगा, तो यानी कि आर कुछ ऐसे बनेगा। तो इमेज इस तरीके के दिखेंगे। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं जो सुई बना रहा था वहां पे कि अगर ऐसे है तो इसका सुई ऐसे बनेगा, वो इसी टेक्निक से तो बना रहा था। विच इज लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस कौन है? मतलब कि लुमिनस का मतलब होता है कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करता है? मून। कई लोगों को लगता होगा कि मून जो है सो चमकता है, हमें दिखाई देता है, यानी वहां से लाइट आती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो मून होता है वो सन से लाइट लेकर और हमारे पास ट्रांसफर करता है अर्थ के पास, इसलिए हमें मून दिखाई देता है। मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, तो ये लुमिनस नहीं है। फैन भी नहीं है। हमारी आंखें, क्या हमारी आंखें लाइट थोड़ी ना प्रोड्यूस करती है? हम अपनी आंखों से चीजों को देखते हैं, हमारी आंखें लाइट नहीं प्रोड्यूस करती। तो लाइट प्रोड्यूस कौन करता है? स्टार्स, जैसे कि सन हो गया, बाकी के जो भी स्टार होते हैं, ये सब क्या होते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं। चूज करेक्ट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बात सही है। लाइट इज नॉट विजिबल इन इटसेल्फ, ये कई लोगों को लग रहा होगा कि ये बात गलत है, कई लोगों को लग रहा होगा ये बात गलत है, और उन लोगों ने सी ऑप्शन जरूर चूज किया होगा। लेकिन मैंने ये लाइट पढ़ाने के सबसे पहले ही लेक्चर में इस बात को समझाया था कि लाइट अपने आप में विजिबल नहीं होता है। लाइट इज नॉट विजिबल इन इटसेल्फ, ठीक है ना? वहां पे आप जाकर देख भी सकते हैं और डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अगर लाइट अपने आप में विजिबल होता तो वो जिस जिस रास्ते से जाता वो पूरा रास्ता भी
लाइट करते हुए जाता, जबकि ऐसा होता नहीं है। सन से जो लाइट आती है हमारे अर्थ पे, तो सन से लाइट हमारे अर्थ पे आती है तो एटमॉस्फेयर के बाद ही हमें लाइट दिखाई देती है, इसके ऊपर तो ये पूरा ब्लैंक रहता है, पूरा का पूरा डार्क रहता है। तो सन की लाइट यहीं से गुजर रही है, लेकिन फिर भी ये इलाका जो है सो अंधेरा है। क्यों? क्योंकि लाइट जो होती है वो खुद में विजिबल नहीं होती है, उसको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसपे वो टकराए और फिर वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में आएगी, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे और तब हम कहेंगे कि वहां पे लाइट प्रेजेंट है। वरना लाइट की उपस्थिति अगर ब्लैंक है, डार्क है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहां पे, तो वहां पे महसूस नहीं होगी, भले ही वहां से लाइट क्यों ना पास हुई हो। तो लाइट इज नॉट विजिबल इन इटसेल्फ। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सही बात है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स दैट इज फोटोन, ये भी सही बात है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो डी पार्ट होगा। सारे के सारे सही हैं। द रियल इमेज फॉर्म बाई अ कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए कॉनकेव मिरर जो है, कह रहे हैं कि जो रियल इमेज फॉर्म हुआ कॉनकेव मिरर के द्वारा, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? तो ये बात हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है, ग्रेटर बनता है, रियल बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। 18 का आंसर सी। द रियल इमेज फॉर्म बाई अ कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा बनेगा? रियल इमेज। ठीक है भाई, ये कॉनकेव मिरर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए कह रहा है कि रियल इमेज फॉर्म बाई अ कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कब होता है? जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है, तब हमारा इमेज सी और एफ के बीच में बनता है, छोटे साइज का बनता है, उल्टा बनता है, यानी रियल बनता है। ठीक है ना? तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो बी ऑप्शन, एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा दूरी पर रखोगे तभी ये काम हो पाएगा। 19 का बी। द इमेज फॉर्म बाई अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, सीधा बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है, मतलब कि ग्रेटर बन रहा है। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? ग्रेटर बन रहा है, लार्जर बन रहा है। कब होता है ये कंडीशन? सभी लोगों को मालूम होगा ये कंडीशन, कि ये तभी होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो पीछे की तरफ इमेज बनता है, ग्रेटर साइज का बनता है, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखो। 20 का डी। ये देखिए, ये सारी चीजें अगर आपको वो रूल्स याद है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट करोगे। रूल्स याद नहीं है तो हर जगह फंसोगे। तो इसीलिए उस रूल्स पे बहुत अच्छा कमांड करना है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा बता दो। तो ये बात हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेम साइज का हमें इमेज मिलता है, उल्टा मिलता है, यानी कि रियल मिलता है। तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, 21 का सी। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब वो बहुत छोटा। कब होता है ये काम बताइए? कब होता है ये? ध्यान आ गया आप लोगों को? सभी लोगों को? सभी लोगों को ये बात ध्यान आ गया कि सबसे छोटा इमेज बनता है वो बनता है फोकस पे, और उस समय ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंफिनिटी पे होता है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो इंफिनिटी पे रहेगा, तब हमारा इमेज जो है, क्योंकि इंफिनिटी पे रहेगा तो सारी रेज पैरेलल आएंगे, और पैरेलल आएंगे तो फोकस से सारी रेज रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहां पे बनेगा, छोटा बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence of a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror। देखिए
ये आपका कॉनकेव मिरर है। अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो फिर यहीं से वापस चली आती है, क्योंकि मैंने बोला था कि इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइन लेकर जाओगे तो वो इस पॉइंट पे 90 डिग्री होगा, यानी कि यही आपका नॉर्मल भी होता है। तो यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल पे ही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल पर होगा, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों जीरो हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोले, सारे के सारे 0 डिग्री हो जाएंगे। इन द कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च, एक हमारा टॉर्च है जो कि कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, बल्ब को कहां प्लेस करें? तो देखिए हम लोग बल्ब को ऐसे प्लेस करें कि जो टॉर्च से लाइट निकले वो पैरेलली काफी दूर तक जाए। जब वो पैरेलली काफी दूर तक जाएगी तभी तो हमें उस टॉर्च का फायदा है, वरना वो टॉर्च क्या करे, लाइट को थोड़ी ही दूर में रखे या लाइट को बिल्कुल ज्यादा फैला दे, ज्यादा दूर तक ना भेजे। हमें क्या चाहिए कि पैरेलली काफी दूर तक जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बल्ब को कहां रखना होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमें बल्ब को फोकस पे रखना चाहिए, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रखते हैं तो इसका इमेज जो बनता है कहां बनता है? पैरेलल बनता है। पैरेलल यानी कि हमें पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मिलेगा। कब? जब हम लोग उस बल्ब को रिफ्लेक्टर के फोकस पे रखेंगे, क्योंकि रेज जब फोकस पे रखते हैं कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखते हैं तो हमारा इमेज जो बनता है वो इंफिनिटी पे बनता है, यानी कि रेज सारी पैरेलल जाते हैं। रेज सारी कैसे जाती हैं? पैरेलल जाती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, और इसका रीजन क्या है? फॉर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्मॉल कॉनकेव मिरर इज 2.5 सेंटीमीटर। ओके भाई साहब, ये रहा आपका कॉनकेव और ये रहा F, ये रहा C, और ये दूरी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू यूज दिस कॉनकेव मिरर एज ए डेंटिस्ट मिरर, द डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द मिरर। तो मैंने बताया था कि जब डेंटिस्ट लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि वो लोग दांत को ऐसी जगह लेकर जाएं कि उस मिरर के फोकस और पोल के बीच में आ जाए, ताकि डॉक्टर को आपकी टीथ जो है वो मिरर के अंदर बड़े साइज में दिखाई दे। जब बड़े साइज का दिखाई देगा तो डॉक्टर थोड़ा आसानी से देख पाएगा और निरीक्षण परीक्षण कर पाएगा कि क्या दिक्कत है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना चाहिए? फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में यानी कि 2.5 सेंटीमीटर दूरी है फोकस, यानी कि 0 से 2.5 के बीच में ही रखना है। तो 0 से 2.5 के बीच में ये वाला है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का? बी। चलिए आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 100 मिलीमीटर, बहुत बेहतरीन सवाल है। इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ये आपका रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एन ऑब्जेक्ट इज 100 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेज एन अपराइट इमेज, यानी कि इरेक्ट इमेज, यानी कि इरेक्ट इमेज। तो यानी कि इमेज हमें इरेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में ही होगा। ये 100% गारंटी हो गई। बात समझ में आई? क्योंकि कॉनकेव में मात्र यही एक केस होता है कि हमें इरेक्ट इमेज मिलता है। तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इसी के बीच में रखा गया है और कह रहा है कि उसने ऑब्जेक्ट 100 मिलीमीटर की दूरी पे रखा है, यानी कि इसका जो फोकस होगा
वो जाहिर सी बात है कि 100 प्लस होगा, 100 मिलीमीटर से ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने 100 रखा तो हमें पीछे की इमेज मिल रही है, इरेक्ट इमेज मिल रही है, वर्चुअल इमेज मिल रही है। तो यानी कि उसका फोकस जो होगा पोल से 100 से ज्यादा ही होगा ना। तो यानी कि अगर पोल से ये दूरी 100 से ज्यादा है तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से 200 से ज्यादा होगा, क्योंकि फोकस से डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये मोर देन 200 मिलीमीटर होगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 200 मिलीमीटर से ज्यादा होगा। ओके, आगे चलिए। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज हमें चाहिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि एक वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड विथ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड हमें कब मिलता है? जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं। तो ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कह रहे हैं कि इसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर का है। तो बताइए हमें ऑब्जेक्ट को विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी चूज फॉर दिस पर्पज। हम इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखें? तो ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना होगा? पोल और फोकस के बीच में, यानी कि 0 से लेके 12 सेंटीमीटर के बीच में, यानी कि 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर पर रख दोगे तो तुम्हें वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगा, यानी 27 का ए। आगे चलो। विच मिरर इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट। सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट कौन करता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए सोलर फर्नेसेस में? तो हम लोग इस काम के लिए जिस मिरर का यूज करते हैं वो होता है कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। बताया अभी पीछे, कॉनकेव नेचर क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है, तो सारी लाइट को कॉन्सेंट्रेट कर देता है एक जगह पे। ओके, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 29, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर। कोई बात नहीं कि आप मिरर के सामने कहां खड़े हैं, आपका जो इमेज है वो सीधा बनेगा। मतलब कोई मिरर है, इन चारों में से कोई एक मिरर है जिसके सामने आप खड़े हैं, चाहे कितनी भी दूरी पर रहें, आपका इमेज हमेशा सीधा बनेगा। तो सीधा इमेज कौन कौन बनाता है? प्लेन मिरर बनाता है, या कॉन्वेक्स भी बनाता है। कॉनकेव नहीं बनाता, कॉनकेव कभी सीधा कभी उल्टा बनाता है। ठीक है ना? कहां हम रहेंगे, कहां ऑब्जेक्ट रहेगा उसके मैटर पे, लेकिन ये कह रहा है कि चाहे कहीं भी रहो हमेशा इरेक्ट मिलेगा। तो ये काम प्लेन और कॉन्वेक्स ही कर सकता है, यानी कि आइदर प्लेन या कॉन्वेक्स। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज। कौन सा मिरर है जो कि आपको सीधा इमेज देगा और बड़े साइज का इमेज देगा? तो ये काम सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव ही करता है, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव करता है, जब पोल और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये पोल और फोकस के बीच में जब यहां पे ऑब्जेक्ट को कहीं रख देंगे तो क्या होगा? हमारा इमेज पीछे की तरफ ग्रेटर मिलेगा। बाकी कोई भी ऐसा मिरर नहीं होता जो कि इरेक्ट भी दे और बड़ा भी दे, कॉनकेव भी होता है। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कह रहा है कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। तो आप लोग जानते हो ये बात कि भाई साहब ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव हुआ ना। तो मुझे बताइए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट अगर इधर होगा तो इसकी रेज इधर जा रही है, और पोल से हम नापने के लिए फोकस को इधर आएंगे, उल्टा आएंगे, यानी कि कॉनकेव का फोकस हमेशा निगेटिव होता है। और वहीं अगर कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट यहां रहता है, रेज इधर जाती है और इसका फोकस इधर रहता है, पोल से हम हमेशा इधर की तरफ ही जाएंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे। यानी कि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ एफ हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉनकेव में एफ हमेशा निगेटिव होता है। तो ये इसका डी ऑप्शन सही है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर कौन सा अप्लाई नहीं होता? फोकल लेंथ इज निगेटिव, ये तो होता है। इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, हाँ बिल्कुल। कैसे? इमेज कभी कभी मिरर के पीछे बनता है तो उस समय
पॉजिटिव लिया जाएगा और मिरर के सामने बनेगा तो निगेटिव लिया जाएगा। इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, यानी कि कौन सा अप्लाई नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन इसका सही है, ये अप्लाई नहीं हो रहा। हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, हाँ, क्योंकि इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी बनता है, नीचे भी बनता है। अरे शुरू के 5 केसेस में नीचे बनते हैं और छठे केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है मिरर के पीछे, तो यानी कि उस समय पॉजिटिव लिया जाएगा हाइट ऑफ द इमेज। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज, देखिए कॉनकेव मिरर, ये जो कॉनकेव मिरर है, सबसे पहले मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो जरा मुझे बताइए, कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो एक बार ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं फर्स्ट केस में, फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, फिर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, फिर एक बार यहां पे रखते हैं, मतलब फोकस पे रखते हैं, और एक बार फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। ये 6 केसेस हम लोग जानते हैं और ये 6 केसेस में हम लोग रखते हैं। तो पहले केस में इमेज कहां बनता है, यहां पे बनता है, छोटे साइज का बनता है। जब इन्फिनिटी पे होती है ऑब्जेक्ट तो इमेज जो है सो यहां पे बनता है पहले केस का इमेज, यानी कि इस केस में हाइट ऑफ द इमेज छोटा होगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1। दूसरी वाली केस में जब c के पीछे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है सो c और f के बीच में बनता है और छोटे साइज का बनता है। ये दूसरे ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बना, छोटे साइज का बनता है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज छोटी और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ी, यानी कि m की वैल्यू लेस देन 1। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है, यानी कि लेस देन 1 आएगी, तो m की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को c पे रखते हैं तो इमेज भी c पे बनता है और सेम साइज का बनता है, यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू सेम सेम, यानी कि कट के 1 आ जाएगा, यानी m की वैल्यू 1 आ गई। फिर ये चौथी वाली केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग जब c और f के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, c के पीछे बनती है और ग्रेटर बनती है ना, यानी कि यहां पे अब इमेज जो बनी वो बड़ी बन गई और ऑब्जेक्ट जो है वो छोटी है, तो नीचे छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू, यानी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1। क्लियर? फिर जब हम लोग फोकस पे रहते हैं, फोकस पे आते हैं पांचवा केस में, तो हमारा इमेज जो है सो इन्फिनिटी पे कहीं बनता है। अब वो कितना बनता है ये तो नहीं मालूम, ऐसे लिख देते हैं कि इनलार्ज बनता है, इनलार्ज बनता है। और जब छठे केस में हम लोग फोकस और पोल के बीच में रहते हैं तो भी हमारा इनलार्ज इमेज बनता है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर होता है। तो यानी कि कॉनकेव मिरर में m की वैल्यू लेस देन 1 भी होगी, इक्वल टू 1 भी होगी और ग्रेटर देन 1 भी होगी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, तो भाई साहब आप लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो है वो छोटी बनती है, हमेशा, चाहे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो कहीं भी रखो, इमेज हमेशा इसी के बीच में तो बनती है। इन्फिनिटी पे रख दोगे तो फोकस पे, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दोगे तो इन दोनों के बीच में कहीं भी, और हमेशा छोटी बनती है, यानी हाइट ऑफ द इमेज हमेशा छोटी रहेगी और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा, यानी ऊपर जो है सो छोटी वैल्यू, ऊपर जो है छोटी वैल्यू और नीचे जो है सो बड़ी वैल्यू, यानी कि हमेशा इसका लेस देन 1 ही रहेगा m की वैल्यू। m की वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा लेस देन 1, यानी कि 34 का आंसर हो गया बी पार्ट। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो यानी कि मैग्निफिकेशन हमेशा 1 रहेगा, इक्वल टू 1। 35 का डी। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2, अगर मैग्निफिकेशन -2 है कॉनकेव मिरर में तो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है। सबसे पहले तो ये बताइए m की वैल्यू -2 में क्या मतलब हुआ, ये निगेटिव बोल रहा है कि इमेज जो है सो रियल है। मैंने बताया था कि m की वैल्यू अगर निगेटिव हो या v की वैल्यू निगेटिव हो यानी कि रियल इमेज बनता है, और m की वैल्यू पॉजिटिव हो या v की वैल्यू पॉजिटिव हो यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। और ये 2 जो है ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज से छोटा है, क्योंकि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई है, यानी कि m की वैल्यू 2 आई है। इसका मतलब है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो रहा होगा वो बड़ी वैल्यू रही होगी और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट छोटी वैल्यू रही होगी, तभी तो 2 आएगा। ऊपर जैसे 10 रहा होगा, नीचे 5 रहा होगा, यानी कि इमेज 10 सेंटीमीटर का और ऑब्जेक्ट मात्र 5 सेंटीमीटर का। तो कौन सा केस होता है जिसमें कि रियल इमेज बनता है और बड़ी इमेज बनती है? रियल भी बनती है और बड़ी इमेज बनती है। कौन सा ऐसा केस होता है? अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि इन्वर्टेड, मतलब कि रियल का मतलब क्या हो गया? इन्वर्टेड ही हुआ। कि रियल और इन्वर्टेड कब बनती है? यहां पे जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है यहां पे बनती है। याद आ गया? और ग्रेटर बनती है, तो यानी कि इसका 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेज अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4। अब ध्यान से देखो, +4 उसने कह के बोल दिया, +4 कह के बोल दिया कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, जो तुम्हारा इमेज है वो वर्चुअल बनेगा। वो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, यानी कि मिरर के पीछे बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। और ये 4 इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा थी। हाइट ऑफ द इमेज क्या थी? ज्यादा थी, क्योंकि ये वैल्यू जब बड़ी होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी होगी तभी तो m की वैल्यू 4 आएगी। तो यानी कि ये केस होता है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? पोल और फोकस के बीच में। 37 का सी। तो देखिए, सवाल जो है सो कितने तरीकों के बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे तरीकों के सवाल बनाए जा सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं कि नहीं। अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो सवाल चाहे कितना भी घुमा के बनाया जाए आप आंसर दे दोगे। वैसे अगर आपको ये सारे सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मान के चलिए प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं कहां पे कमजोर हूं। फिर उसके बाद उस तरीके से तैयारी कीजिए, कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, और फिर उसके बाद दोबारा फिर वीडियो को देखिएगा और फिर सारे सवाल को खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा मेरे बताने से पहले। ठीक है? इफ ए मैग्निफिकेशन ऑफ -1 इज टू बी ऑब्टेन्ड। अब -1, m की वैल्यू -1 कब हो जाएगी? निगेटिव चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये एक रियल इमेज है, और रियल है तो यानी कि इन्वर्टेड भी है, और m की वैल्यू 1 यानी कि हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है, तभी तो m की वैल्यू 1 आई। यानी कि ये काम कब होता है? जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। ध्यान है ना? जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो रियल इमेज यानी इन्वर्टेड इमेज बनता है, सेम साइज का बनता है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द इमेज के बराबर बनता है। तो यानी कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। 38 का सी। एक मिनट, बियॉन्ड थोड़ी ना, एट द सेंटर ऑफ सी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, 38 का बी। In order to obtain a magnification of माइनस का 0.6 विथ ए कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है, और निगेटिव फिर से बोल दिया उसने निगेटिव की, यानी कि रियल इमेज बन रहा है। m की वैल्यू उसने माइनस का 0.6 देके ये बात बोल दिया ना निगेटिव में कि ये रियल बन रहा है एंड इन्वर्टेड बन रहा है। निगेटिव का यही तो मतलब होता है, तो यही मतलब होता है। और 0.6 का मतलब क्या हुआ कि अब m की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो है अब ये छोटी है और ऑब्जेक्ट जो है सो बड़ी है, तभी तो 0.6 आया, लेस देन 1 आया। तो यानी कि ये कौन सा केस होता है? कौन सा केस होता है? जब ऑब्जेक्ट को हम लोग C के पीछे रखते हैं तो इमेज हमारा C और F के बीच में बनता है, छोटे साइज का बनता है, और उल्टा बनता है, यानी कि
रियल बनता है। क्लियर? तो यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना होगा? सी के पीछे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। 39 का डी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो 40 दे रखा है, ये दूरी 40 दे रखा है, और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है सो लार्ज डिस्टेंस पर रखा गया है, यानी कि उसका कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस। इमेज कहां फॉर्म होगा? फोकस पे होगा, यानी कि इमेज की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर ए पार्ट, 40 का ए। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1.5 विथ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन जो है सो माइनस का 1.5 है। निगेटिव का मतलब हो गया कि रियल, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और 1.5 कह रहा है कि हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो ग्रेटर होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, क्योंकि एक से ज्यादा है, तो यानी कि हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा होगा। तो हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा हो, ये काम कॉनकेव मिरर कब करता है? कब करता है ये काम कॉनकेव मिरर? जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं, तभी तो यहां पे इमेज बनता है और ग्रेटर बनता है, सी के पीछे उल्टा बनता है, रियल बनता है। तो यानी कि फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सो 32 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट को 16 और 32 के बीच में यहीं कहीं ना कहीं रखना होगा ऑब्जेक्ट को, 16 से ज्यादा और 32 से कम, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें बिटवीन 16 और 32 रखना होगा। तो देखिए कंसेप्ट वही है, लेकिन सवाल पूछने के 3-4 तरीके हो गए ना। एक इसने नंबर दे के पूछ लिया, मैग्निफिकेशन से पूछ लिया, एक बार डायरेक्ट पूछ लिया। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट नहीं बदला, सवाल पूछने के तरीके बदल गए। तो इसीलिए मैंने हर टाइप के सवाल रखे हैं आप लोगों में, और कॉन्सेप्ट को तो मैं चेंज कर नहीं सकता। कॉनकेव के 6 केसेस से 100 सवाल बनाए जा सकते हैं, 100 सवाल। तो 41 का बी समझ में आ गया होगा सभी लोगों का, क्यों 41 का बी होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन, बाहर जो है सो काफी बारिश, ये बादलों की आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही होगी अभी, ठीक है ना, बार बार लाइट भी कट रही है। जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर किसे कहते हैं? जो गाड़ियों में लगा होता है, जो गाड़ियों में लगा होता है। और रियर व्यू मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कह रहा है इसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना होगा? मैंने अभी बताया था, हमेशा 1 से कम होगा। अब देखिए एक बार इसने डायरेक्ट पूछ लिया था कि कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो <<1। और एक बार इसने घुमा के पूछ लिया कि रियर व्यू मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो कंसेप्ट वही, बस घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। तो बात वही है कि जो बच्चा कंसेप्ट पे अच्छा अपना कमांड कर लेगा, बस कुछ सवाल प्रैक्टिस करने के बाद वो तैयार हो जाएगा। क्या बात है भाई साहब, इतनी ज्यादा इंद्र भगवान को क्या परेशानी है हम लोगों से। एक तो पता नहीं यहाँ इतनी बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि हम लोग बिहार में ना हैं बल्कि शिमला में बैठे हैं। हाँ, इतनी बारिश तो वहां भी ना हो जितनी बारिश 1-2 सालों से बिहार में हो रही है। चलिए भाई 7-8 सवाल हैं, जरा इसको सॉल्व कर लें पहले। द इमेज फॉर्म बाई अ स्पेरिकल मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। स्पेरिकल मिरर जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, कह रहा है कि ऐसा स्पेरिकल मिरर जिससे कि इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? हमेशा वर्चुअल, यानी कि मिरर के पीछे बनेगा। तो ये किस मिरर में होता है? कॉन्वेक्स में होता है। वट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजिशन चाहे कुछ भी हो, इमेज फॉर्म बाई अ वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड by a virtual erect and smaller than the object, the image formed is, यहां पे होना चाहिए था
द इमेज फॉर्म इज अ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट द मिरर देन मस्ट बी, तो ये भी कॉन्वेक्स ही होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स ही होता है, चाहे तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पर रख दो, किसी पोजीशन पर रख दो, इमेज मिरर के पीछे बनता है, सीधा बनता है और छोटे साइज का बनता है, तभी तो इसको रियर व्यू मिरर के लिए हम लोग यूज करते हैं। द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ, अभी हम इस पर बात कर चुके हैं कि कॉनकेव मिरर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें लार्जर वर्चुअल इमेज दिखाई दे, इसी के लिए। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, कह रहा है कि इमेज जो बनेगा वो हमेशा वर्चुअल बनेगा, तो मिरर कौन कौन सा हो सकता है? कॉनकेव, कॉनकेव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉनकेव में रियल बनता है। कॉन्वेक्स एंड प्लेन, यानी 46 का आंसर सी। और कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं मैग्नीफाइंग मिरर कर सकते हैं, केस नंबर 6 सबसे लास्ट वाला। टॉर्च रिफ्लेक्टर कर सकते हैं, केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो तो पूरा पैरेलल बीम मिल जाएगा। डेंटिस्ट मिरर केस नंबर 6 कर सकते हैं। रियर व्यू मिरर नहीं, इसके लिए कॉन्वेक्स बेटर होता है ताकि छोटा इमेज बना के दे, ठीक है ना। तो यानी कि कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड, इस चीज के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। A boy is standing in front of and close to a special mirror, एक स्पेशल मिरर है। He finds the image of his head bigger than normal, जैसे देखिए ये एक बॉय है, एक स्पेशल मिरर है, मैं ऐसे ही मिरर बना दे रहा हूं, ये आपका मिरर है। कह रहा है, ये मान के चल लो चिंटू है, ठीक है, तो ये जो चिंटू है ये एक स्पेशल मिरर के सामने खड़ा है और ही फाइंड्स द इमेज ऑफ हिज हेड, उसने अपने हेड को देखा अपने से बड़ा, बिगर देन नॉर्मल, मतलब उसका हेड जो है सो ग्रेटर साइज का बन गया। अरे बाप रे। द मिडिल पार्ट ऑफ हिज बॉडी ऑफ द सेम साइज, ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये सेम साइज का बना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एंड हिज लेग्स स्मॉलर देन नॉर्मल, और उसके लेग्स जो बन गए वो छोटे बन गए, इस तरीके का उसका इमेज बन गया, ठीक है ना। तो आपको पहचानना है द स्पेशल मिरर इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स ऑर्डर्ड फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आओ और बताओ कि ये ऊपर इतने में कौन सा इमेज यूज हुआ है, इतने में कौन सा इमेज यूज हुआ है और उसके नीचे कौन सा इमेज यूज हुआ है, ठीक है ना। तो देखो वो चूंकि अपना सिर जो है, सिर वो अपने से ग्रेटर देख रहा है, तो यानी कि अपना सिर जो है जब वो अपने से ग्रेटर देखेगा, इसका मतलब है कि वहां पे जरूर कॉनकेव मिरर का यूज हुआ होगा, क्योंकि मात्र एक कॉनकेव मिरर ही होता है जो कि इमेज जो बनाता है, वर्चुअल इमेज जो बनाता है वो, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो अपने से बड़ा बनाता है, केस नंबर 6, याद है ना। तो यानी कि यहां पे 100% कॉनकेव मिरर होगा, तो पहला तो आ गया कॉनकेव, क्योंकि यही बड़ा बनाता है, बाकी कोई बड़ा वर्चुअल नहीं बना सकता है। दूसरे में सेम साइज का बना रहा है, तो सेम साइज का वर्चुअल में कौन बनाता है? प्लेन मिरर बनाता है। प्लेन मिरर है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज का वर्चुअल इमेज बना देगा। और उसके बाद कह रहा है कि नीचे का जो है वो लेग्स जो है वो छोटा बन रहा है, तो यानी कि यहां पे जरूर कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ होगा तभी तो वो ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है छोटा करके, तो यानी कि यहां पे कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। एक बात यहां पे जरूर लिखी होनी चाहिए कि ये सारी इमेज जो बन रही हैं वो वर्चुअल बन रही हैं। मतलब सवाल से तो समझ में आ ही रहा है कि सारी इमेज वर्चुअल बन रही हैं, यहाँ पे एक पॉइंट होना भी चाहिए कि सारी इमेज वर्चुअल बन रही हैं, ताकि और ज्यादा क्लियरिटी हो जाए बच्चों को। ओके, अगला सवाल देखिए। द मिरर विच कैन फॉर्म अ मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड मतलब ग्रेटर, मैग्निफाइड इमेज एन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मात्र और मात्र कॉनकेव है, अभी मैंने पीछे बताया।
कि मात्र और मात्र कॉनकेव ही वो मिरर है, मात्र और मात्र कॉनकेव ही वो मिरर है जो कि बड़ा इमेज बना के देता है। बाकी कॉन्वेक्स का देख लो हमेशा छोटा बनाएगा, प्लेन मिरर का देख लो बराबर बनाएगा, मात्र कॉनकेव ही बड़ा बनाता है। रियल भी और वर्चुअल भी, रियल में भी बड़ा बना सकता है और वर्चुअल में भी बड़ा बना सकता है कॉनकेव। ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा सी। आगे चलिए 50। अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड। हमें एक रियल इमेज मिल रहा है ऑब्जेक्ट का। द मिरर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। हमें रियल इमेज मिल रहा है, तो रियल इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स? नहीं, ये तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव। प्लेन? नहीं, ये भी वर्चुअल बनाता है। कॉन्वेक्स या कॉनकेव? आइदर कॉन्वेक्स या कॉनकेव। कॉनकेव तो बनाता है लेकिन कॉन्वेक्स नहीं बनाता। तो बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव यहां कर लेना और इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। मात्र कॉनकेव ही है जो रियल बना सकता है 5 केस में। कंसीडर टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी। ए जो कह रहा है कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, बिल्कुल बात सही है, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ये भी बात सही है। तो दोनों में से कौन सही है? दोनों सही है। तो यहां पे हमने 50+1 क्वेश्चन करा दिए, यानी कि 51 क्वेश्चन करा दिए, यानी कि 50+ क्वेश्चन करा दिए। ठीक है ना, 50+ मैंने लिखा था थंबनेल में और देखो 51 कराए, तो यानी 50+1 तो हो ही गया। मैंने झूठ तो लिखा नहीं है वहां पे, और मैंने ये तो नहीं लिखा था कि एक ही ज्यादा कराऊंगा। हालांकि आपने देखा कि अब क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं बन सकते। मतलब अगर चाहा जाए, मतलब अगर हम लोग चाहें कि और क्वेश्चन इस टॉपिक पे करें तो मतलब लीपापोती हो जाएगी फिर, कि एक ही चीज को बार बार लीपापोती करके हम लोग और सारा बना सकते हैं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है। इतना काफी है, बस इतना आपने सवाल कर लिया। कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखिए और कंसेप्ट पर अच्छी पकड़ बनाइए। और जब भी आपकी कंसेप्ट पर पकड़ मजबूत हो जाए तो फिर से इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। 1 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे में कुछ जाता नहीं है। 1 घंटे में एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, आप बिल्कुल 100% तैयार हो जाएंगे इतने टॉपिक पे। फिर अगला टॉपिक पे मैं फिर से क्वेश्चन लेकर आऊंगा और पूरा रिवीजन लेकर आऊंगा, तो फिर उस पर भी हम लोग कर लेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कम से कम लाइक जरूर करते जाइएगा, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए कि हाँ भाई अच्छी पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे आओ, जुड़ो सभी लोग, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।